हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग जो है 1206 ईस्वी तक पहुंच चुके थे और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने ऐसा देखा था जो मोहम्मद गौरी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। आकस्मिक क्या मतलब, आपको मैंने बताया ही था कहानी, जो ऐसा माना जाता है कि कुछ लड़ाकू जाति थे जो कि सिंधु नदी के पास जो थे छुपे हुए थे और वो धोखे से इसे मतलब इसकी हत्या कर देते हैं। अब आकस्मिक मृत्यु के कारण जो है उत्तराधिकार के संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सकता और ये सारा का सारा 1206 ईस्वी की बात है भाई। स्टोरी को आपको सुनते चलना है। तो कोई निर्णय जब नहीं लिया गया तो गौरी का कोई पुत्र नहीं था, बल्कि उसके कई दास थे। पुत्र नहीं था लेकिन दास तो थे, लेकिन दास बहुत सारे थे। उन दासों में 3 की स्थिति लगभग एक समान थी। 3 दासों की स्थिति जो थी लगभग एक समान थी। उन तीनों ने आपस में उसके साम्राज्य को बांट लिया, जिसमें कि आपको बता दूं, इसको बता देता हूं कहीं पूछ लिया जाए। इसके अंतर्गत जो है यल्दोज को गजनी का राज क्षेत्र दिया गया। यल्दोज, कुबाचा, पहले 3 कौन कौन दास थे? यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टोरी अगर समझ जाइएगा तो मेडिएवल बहुत इजी है, ठीक है। तो तीनों में जो है आपस में साम्राज्य को बांट लेता है। साम्राज्य को बांटने में यल्दोज को गजनी का राज क्षेत्र मिला है, गजनी वाला एरिया। कुबाचा को सिंध और मुल्तान वाला भाग, सिंध और प्लस मुल्तान। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्य क्षेत्रों पर, भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिकार हुआ, ठीक है। तो अपना लोग भारतीय हैं, तो भारतीय हैं तो भारत से संबंधित इतिहास को ही जानते हैं, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये सन 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है 1206 से भारतीय राज्य क्षेत्र रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये एक वंश का नींव डाला है, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चला है। और उत्तर भारत में कुछ भागों पर जिन तुर्क शासक जो है शासन किया, उन्हें गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलवारी वंश, या इसका नाम जो है अनेक है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो इसी ने गुलाम वंश क्यों कहा गया, इसका भी स्टोरी है। गुलाम वंश या मामलुक वंश, इलवारी वंश या आरंभिक तुर्क या प्रारंभिक तुर्क के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। आरंभिक तुर्क, तुर्क सुल्तान, के नाम से जो है जाना गया। तो दिल्ली सल्तनत जो मेनली चला है ये 1206 से 1526 एडी तक चलता है। और तो इसी के क्रम में हम लोग बारी बारी से पूरे दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों द्वारा जो है भारत में स्थापित प्रथम साम्राज्य को गुलाम वंश का नाम दिया गया है। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख गुलाम था और आरंभिक तुर्क साम्राज्य को सुदृढ़ करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश बलबन
आदि किसी न किसी शासक के गुलाम ही थे। आप इनके बारे में भी देखेंगे। तो अब हम लोग मेनली जो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि अपना लोग देखे जो इसको क्या मिला है भाई, इसको मिला है भारत। तो भारत है तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपना लोग पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक पूरे डिटेल में जानना जरूरी है। और इसका जो शासनकाल रहता है आपको मैं सिलेबस वाले वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूँ, लेकिन मैं लिखते चलूँगा जिससे कि आपको बार बार इतना लिखेंगे जो याद करने की जरूरत नहीं, नज़रों से इतना बार गुजर जाएगा जो आपको याद ही रह जाएगा। 1206 से 1210 एडी तक इसका शासन रहा था। एडी मतलब तीसरी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसको संस्थापक। और जो है भारत में स्थापित तुर्क साम्राज्य का संस्थापक रहा। और संस्थापक आप जानते हैं जो ये प्रथम शासक ही संस्थापक होते हैं, तो ये चीज कहने वाली बात नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बन जाता है तो शासक बनने के बाद ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करता है और उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया नहीं पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए, बल्कि वह केवल मलिक कौन उपाधि लिया है, पदवी जो लिया है उसको ध्यान रखिएगा। पदवी जो है उनके दो पदवी लिए हैं, मलिक और सिपह सालार। मलिक और सिपह सालार की पदवी लेकर ही ये खुश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को सन 1208 में जो है 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली है। 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली है। मजे की बात क्या है पता है? दास्ता से मुक्ति, इसके जो गुलाम थे उसको पहले मुक्ति मिली है, जो कि पढ़ेंगे अपना लोग। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन के गुलाम ही रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर से ही शासन का संचालन किया और लाहौर ही उसकी राजधानी थी। ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, लाहौर पे मुख्य फोकस में बता रहा हूं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर और उदार हृदय वाला सुल्तान था। वह लाखों में दान दिया करता था। अपनी असीम उदारता के कारण इसे जो है लाख बख्श कहा गया है। ये चीज पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना है। ऐबक ने हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर, ऐबक जो है हसन निजामी प्लस फख्र ए मुदब्बिर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया है। और प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सवाल पूछा गया है, आपको याद रखना है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है दिल्ली में इसी के नाम पर जो है दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी और जिसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे भी। नींव इसने रख दिया और जिसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। तो फिर जो है इसने दिल्ली में कुतुब मीनार दिल्ली में ही है, सबको मालूम है। अच्छा, दिल्ली में ये जो है दिल्ली में ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
दिल्ली में जो है इसने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे जो है भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये तो दिल्ली की बात हो गई। अजमेर में अढ़ाई दिन का, आप नाम सुने होंगे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये सब सवाल पूछा जाता है, इसलिए जानना जरूरी है। ये किसका नाम है भाई? मस्जिद का नाम है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। 1210 ईस्वी में जो है, 1210 एडी में लाहौर में ये चौगान खेल रहे थे। चौगान यानी पोलो जो है अभी का, चौगान खेल रहे थे। उसी समय जो है घोड़े से अचानक गिर गया और अकस्मात ऐबक की मृत्यु हो जाती है। 1210 ईस्वी में मृत्यु घोड़े से गिरने से हुआ। सवाल पूछा गया है, आपको याद रखना है, चौगान खेल का नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है उसका अयोग्य और अनुभवहीन पुत्र था, जिसका नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। आराम फरमाते रहता था, आराम शाह। अब पुत्र है तो शासक तो बनेगा, ये शासक बनता है। शासक बनने के बाद जो है अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। शासक बना, लेकिन अमीरों जो थे वो स्वतंत्रता का घोषणा कर देता है, क्योंकि अनुभवहीन था, ये अनुभवहीन था, अयोग्य था। ठीक है, अयोग्य बढ़िया वर्ड है, अयोग्य था, अनुभवहीन था। और आराम शाह को जो है फिर गद्दी से हटा दिया जाता है और अपने अमीरों ने जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर देती है। अब बंगाल अली मर्दान खां के अधीन स्वतंत्र हो गया। बंगाल जो है एक प्रमुख राज हुआ करता था। ये जो है अली मर्दान खां के अधीन जो है ये स्वतंत्र हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या, जो प्रमुख तुर्क अमीर अली इस्माइल ने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित करता है। और इल्तुतमिश को आमंत्रित करता है ये लोग, अमीर लोग, इल्तुतमिश को बुलाता है, आमंत्रित करता है। और 1210 ईस्वी में जो है इसको आराम शाह को जो है इल्तुतमिश पराजित करता है और स्वयं को सुल्तान बनता है। तो ये स्टोरी था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आशा है जो आपको मतलब समझ में भी आया होगा, और जैसा जितना अपना लोग को जरूरी है ना जाने। अच्छा, आपको थोड़ा एक दो पॉइंट और जानना है इसके बारे में। क्या जानना है? आपको याद होगा, जो सवाल में वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, पूरा कुरान बंदे को याद था। इसके कारण जो है पूरा कुरान याद था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। ये चीज आपको याद रखना है। कुरान खां के नाम से लाल बख्श भी कहा जाता था। और इसके दरबार में जो आपको मैंने बताया, जो हसन निजामी रहते थे, जो कि ताजुल नासिर नामक पुस्तक की रचना किए थे। ये चीज भी आपको याद है। वैसे पुस्तक के बारे में मैं आपको सारा चीज पहले ही बता दिया हूं। और मिनहाज उस सिराज जो रहता था, वो किसने क्या लिखा था? तबकाते नासिरी
लिखा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जो थे, गुरु का नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी पूरा नाम हम बता चुके हैं आपको। और इसी के नाम पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या बनाता है, कुतुब मीनार। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बहुत सारे काम किए, जिसमें कि प्रमुख काम, कुछ काम छोड़ भी गए जिसे कि इल्तुतमिश पूरा करता है, जिसमें कि प्रमुख है कुतुब मीनार। इसलिए सवाल भी अधिकतर इसी से पूछा जाता है, तो अपना लोग भी इतना ही जाने। अब हम लोग चर्चा जो करते हैं मेनली वो कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है भाई? इल्तुतमिश जो है इसका दास भी है और अपने बेटी से शादी भी करवा देता है, तो फिर क्या हो गया भाई, दामाद। ये चीज आपको याद होना चाहिए, यानी ध्यान में रखना है। ठीक है, इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था वैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, और शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के आरंभ में इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जिन विषम परिस्थिति में उसने राज्य प्राप्त किया, उन्हें अपनी योग्यता, दूरदर्शिता और प्रतिभा के बल पर जो है उससे समाप्त किया विषम परिस्थिति को और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। इसीलिए उसे दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश जो थे ये इल्बरी जनजाति, इल्बरी जनजाति का तुर्क था भाई, इल्बरी जनजाति का तुर्क था। अच्छा, जिस टाइम में ये कुतुबुद्दीन शासन कर रहा था उस टाइम में ये क्या था भाई, तो उस टाइम में ये ग्वालियर प्लस बुलंद शहर इसका क्या था, इसका ये सूबेदार था। ये चीज आपको याद रखना है, सूबेदार था। 1206 में जो है 1206 में ऐबक ने उसे बंदायूं का सूबेदार बनाया है। 1206 में बदायूं के बारे में जानते होंगे, यूपी के जो भी होंगे भाई साहब सब, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। और ऐबक के मृत्यु के बाद जो है दिल्ली के कुलीन तुर्कों ने आराम शाह की अयोग्यता के कारण जो है इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित करता है, और इल्तुतमिश जो है आता है और आराम शाह को पराजित करके तुर्क सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। अब इल्तुतमिश करता क्या है, इल्तुतमिश ने लाहौर के बजाय जो है ये दिल्ली को मुख्यालय बनाता है। देखिए, दिल्ली को हेडक्वार्टर बनाता है। और इल्तुतमिश ने 26 वर्ष तक शासन किया है। दिल्ली को हेडक्वार्टर बना करके ये 26 इयर्स शासन किया है, जिसे जो है इसका शासन को 3 भागों में आप देख सकते हैं। 26 साल तक किया है, लेकिन इसे 3 भाग में देख सकते हैं। क्यों देखना पड़ रहा है आपको, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। 3 भाग 1210 से 1220, 1221 से 1229 और 1229 से 1236, 3 भागों में बांट दिए। अब कारण क्या होगा भाई, 1210 से 1220 ईस्वी तक विरोधियों का दमन करता रहा था।
और 1221 से 1229 ईस्वी तक मंगोल आक्रमण और अन्य खतरों का सामना किया है ये, और 1229 से 1236 ईस्वी तक जो है सत्ता के मतलब सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास किया है। इल्तुतमिश को शासक बनने के बाद जो है सबसे पहले चुनौती जो है वो आपको मैंने बताया, जो कैसे जो है, एक मिनट, गौरी जब मृत्यु हो जाता है तो बंटवारा हो जाता है 3 दासों में, तो आपको मालूम होगा यल्दोज के बारे में। तो सबसे पहली चुनौती जो था इल्तुतमिश का वो था, वो किसने दिया था? वो दिया था ताजुद्दीन यल्दोज। ठीक है, जिसे ऐबक ने पराजित किया था, लेकिन वह जो है फिर दिल्ली पर जो है अपना अधिकार चाहता था, और जिसके वजह से इल्तुतमिश इस समय अपने साम्राज्य में विद्रोह करने वाले, विद्रोह जो कर रहे थे उसका नाम आपको मैं बता चुका हूं, नहीं बताया, उसका नाम था कुतबी प्लस मुइज्जी। कुतबी प्लस मुइज्जी ये जो थे ये विद्रोह करने वाले थे इल्तुतमिश समय में, और सामंतों को कमजोर करने में, ये जो विद्रोह कर रहा था इसी को कमजोर करने में लगा हुआ था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है अपने विश्वसनीय 40 दास अधिकारियों को सामंतों के रूप में नियुक्त करके जो है एक नया दल चालीसा एक नया दल बनाया, चालीसा नाम से। चालीसा मतलब इसमें इसको बोलते हैं, पूछा भी गया है क्वेश्चन एग्जाम में, तुर्कान ए चिहलगानी, ठीक है, का जो है गठन करता है, और कुतबी और मुइज्जी सामंतों को इन बड़े पदों से जो है हटा देता है, और इस प्रकार जो है राज सत्ता पर इल्तुतमिश जो है अपना पूर्ण नियंत्रण करना चाहा है, इस 40 को बना करके तुर्क के चिहलगानी का प्रयोग करके आंतरिक स्थिति को मतलब मजबूत करना चाहा है। 1215-16 में जो है 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश का यल्दोज से युद्ध होता है। इल्तुतमिश का यल्दोज से क्या होता है? युद्ध होता है यल्दोज से। यल्दोज से युद्ध हुआ क्योंकि वह ख्वारिज्म के शासक से पराजित होकर पंजाब पर अधिकार करके उसे अपनी सत्ता का केंद्र बनाना चाहता था। तो इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर लेता है और इसे क्या कर लेता है? बंदे को बंदी बना लेता है। ठीक है, बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद छोड़ता नहीं है भाई, बंदी बनाता है। बंदी बनाने के बाद कहता है जाओ खटाक कर दो, यानी हत्या कर दिया। यल्दोज के पराजय के साथ जो है दिल्ली सल्तनत का संपर्क जो है गजनी से हमेशा के लिए क्या हो गया? समाप्त हो गया। और यह जो है इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण उपलब्धि हुआ भाई, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक से भी लड़ा था। अब ये तो ठीक हो गया, चले। इल्तुतमिश का दूसरा विरोधी मुल्तान और सिंध का गवर्नर, देखिए पहला निपट गया, दूसरा विरोधी वो ये हो गया फर्स्ट विरोधी। सेकंड जो विरोधी रहा है, दूसरा विरोधी था मुल्तान प्लस सिंध। इसके गवर्नर था जिसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, मतलब बता चुके हैं ये कौन है। नासिरुद्दीन कुबाचा। अच्छा, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, जो इसके मुल्तान और सिंध के जो ये गवर्नर जो है नासिरुद्दीन कुबाचा, इससे ऐबक का अच्छा संबंध था।
लेकिन इल्तुतमिश के समय में वह जो है दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों पर जो है आक्रमण करने लगा है ये, और फिर जो है इल्तुतमिश उसे पराजित करके लाहौर पर भी अधिकार कर लेता है। बात खलास। अब बात यहां तक नहीं रुकता है, बात चला जाता है ये तो पूरा वाला एरिया हो गया। पश्चिमोत्तर सीमा की परिस्थिति विपरीत हो गई थी इसी समय। पश्चिम उत्तर सीमा लिख ही देता हूं फिगर बनाने में, पश्चिमोत्तर दोनों आ जाएगा। पश्चिमोत्तर सीमा पर जो है परिस्थितियां विपरीत हो गई थी, और यहां पे महान मंगोल विजेता चंगेज खां अपनी विशाल सेना के साथ सिंध की ओर बढ़ रहा था। पश्चिमोत्तर में मंगोल विजेता चंगेज खां जो था, ये क्या हो रहा था, ये विशाल सेना के साथ जो है सिंध की ओर बढ़ रहा था। ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी मंगलों से पराजित होकर के सिंध चला आया था और मंगोलों के विरुद्ध जो है इल्तुतमिश से सहायता चाहता था। लेकिन इल्तुतमिश जो है दूरदर्शिता को अपनाते हुए मंगबरनी की सहायता जो है नहीं करता है, और फिर जिससे होता है यह है, तो चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं करता है, ये भी नहीं सहायता किया, जिससे कि चंगेज खान जो है मतलब दिल्ली पर आक्रमण नहीं करता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से एक भयंकर संकट टाला है। भाई चंगेज खान विशाल सेना लेके खड़ा था सिंध के तट में। इसका एक फायदा यह भी हुआ कि मंगबरनी जो है ये सिंध में कुबाचा की शक्ति कमजोर कर दिया, और इल्तुतमिश ने कुबाचा की शक्ति को 1200 कुबाचा की शक्ति को इल्तुतमिश जो है 1224 में नष्ट करता है, 1224 में नष्ट कर दिया है। और 1228 में कुबाचा के विरुद्ध जो है अंतिम अभियान में 1228 में कुबाचा के विरुद्ध जो है अंतिम अभियान किया है, अंतिम अभियान। और अंतिम अभियान में उसके अधिकृत क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिलाकर अपनी सरहद जो है मकरान तट तक विस्तृत कर लेता है। मकरान तट कहाँ पड़ेगा भाई बताओ? मकरान तट भाई साहब ईरान वाला, यहां तक जो है क्या किया, विस्तार कर लिया क्षेत्र। 1225 ईस्वी में, अच्छा ये बिहार वाली बात है तो इसको फिर से बता लीजिए। 1225 एडी में जो है इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार करता है। बिहार शरीफ आपको याद होगा ये कौन कर रहा था, यहाँ पे सब बता चुके हैं भाई बख्तियार खिलजी के बारे में। बिहार शरीफ प्लस बाढ़, ये पटना का डिस्ट्रिक्ट है, पटना के आसपास का ही क्षेत्र है। बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट और बाढ़ जो है ये पटना डिस्ट्रिक्ट का ही शहर है। इस पर अधिकार कर लेता है, और इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इबाज को हराता है, और मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त करता है। प्रथम सूबेदार जो है, प्रथम सूबेदार बिहार में किसको नियुक्त करता है, ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। 1229-30 के समय में बिहार और बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया। बंगाल और बिहार को विभाजित कर देता है, ठीक है। अच्छा आपको ये बता दूं, जो मालिक जानी के बाद जो है इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद अवध, बिहार और लखनौती को एक कर दिया था, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको ये बताया जो पुनः विभाजित कर दिया, तो
अब आपको मालूम ये भी चलना चाहिए ना जो कब वो एक किया था। तो इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद जो है अवध, बिहार, लखनौती को जो है बंगाल को एक कर दिया था। सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां, सैफुद्दीन वैसे बीपीएससी के लिए बेटर है, दूसरी जगह तो नहीं पूछा जाएगा। सैफुद्दीन ऐबक और उसका नाम क्या था, तुगान खां, तुगान खां, ये दोनों भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार में सूबेदार बने हैं, ये भी याद रखिएगा नाम। और इसी समय के आसपास जो है इल्तुतमिश ने बंगाल और राजपूताना की समस्याओं को भी निपटारा किया है। बंगाल में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा करने वाले जो थे उसका नाम था हुसामुद्दीन एवाज खिलजी को हुसामुद्दीन एवाज खिलजी, हुसामुद्दीन एवाज खिलजी को जो है इल्तुतमिश के पुत्र जिसका नाम क्या था, नासिरुद्दीन मोहम्मद, यही जो है पराजित करता है। इधर 1226 में रणथंभौर और 1227 में मंडोर पर भी इल्तुतमिश जो है विजय पा लिया है। ठीक है, अब बात आती है फरवरी 1929 का। फरवरी 1929 में क्या होता है, देखिए फरवरी 1929 में बगदाद के खलीफा द्वारा जो है अभिषेक पत्र प्राप्त होने के बाद वह दिल्ली सल्तनत का सर्वमान्य और सार्वभौमिक सुल्तान हो गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। और एक इतिहासकार हैं एबीएम हबीबुल्ला के अनुसार जो है ऐबक ने सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था और अपने परिश्रम, योग्यता और कुशलता से उसने गौरी द्वारा जो मतलब विजित प्रदेशों को सुसंगठित करके दिल्ली सल्तनत को मतलब एक केंद्रीकृत और सुदृढ़ता प्रदान की। ऐसा किसने कहा है, एबीएम हबीबुल्ला ने कहा। अब चूंकि सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक तीव्र आवागमन की सुविधा के अभाव के कारण जो है विभिन्न प्रांतों जैसे कि बंगाल, बिहार पर जो है उचित निगरानी नहीं रख पाता था, और अगर निगरानी नहीं रख पाता था तो फिर तो इससे प्रॉब्लम आएगा। तो प्रांतीय शासक जो है जैसे कि बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया। बंगाल में कौन स्वतंत्रता घोषित करता है, बंगाल में जो है बंगाल में गयासुद्दीन जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित करता है। और बिहार का जो है बिहार का अभी एक तिरहुत प्रमंडल है, तो तिरहुत वाला जो क्षेत्र है, तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण करके वहां कर वसूलना प्रारंभ कर दिया है, तिरहुत वाले इलाके। ठीक है, बाद में इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को मजबूत करके जो है गयासुद्दीन को पराजित करता है और बिहार और बंगाल को अपने अधीन कर लेता है। लेकिन ऐसा जो है गयासुद्दीन बीच में टपका था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सल्तनत जो बना है दिल्ली सल्तनत, इसमें इल्तुतमिश के योगदान की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा है भाई। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए छोटा सा मैं आपको जिक्र करूं तो मोहम्मद गौरी जो है भारत में अपने विजित क्षेत्रों में शासन की कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पाया था, ये चीज़ आपने देखा। ऐसा बहुत सारा वजह है क्योंकि उसका ध्यान जो है मध्य एशिया की राजनीति में भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 वर्ष शासन किया, तो वे भी चुनौतियों और समस्याओं को निपटाने में ही व्यतीत हो गए। तो टाइम तो सबसे ज़्यादा इसे ही मिला है 26 ईयर्स, कम नहीं होता है भाई।
तो शासक बनने के बाद इल्तुतमिश को विरासत में बिखरा राज्य क्षेत्र तो मिला, लेकिन अपने 26 वर्ष के शासनकाल में इल्तुतमिश ने लगभग इन सभी समस्याओं को, जो भी समस्या था इसके पास, सभी को सुलझाया। और इसने सबसे प्रमुख काम क्या क्या देखिए, राजत्व सिद्धांत, चालीसा वाला जो बात था, राजत्व सिद्धांत, खट क्यों कर रहा है, राजत्व सिद्धांत, इनका मुद्रा व्यवस्था, और चालीसा दल, ये चालीसा दल का गठन करके उसने सल्तनत को एक आकार प्रदान किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। राजत्व सिद्धांत, मुद्रा व्यवस्था और चालीसा दल का जो है गठन करके सल्तनत को मतलब शेप किया है, आकार प्रदान किया है। इल्तुतमिश ने फारसी राजत्व और परंपराओं को अपनाया, कुलीनता पर भी बल दिया। और ऐसा भी कहा जाता है जो संभवतः रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते समय भी इल्तुतमिश जो है ईरानी परंपरा से प्रेरित था, जहां पिता का उत्तराधिकार पुत्र की बजाय जो है पुत्री को मिलने का उदाहरण मिलता है। तो ये भी मतलब ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। अब जो भी रहा हो बात, तो युद्धों और चुनौतियों से निपटने के बाद जो है अपने शासन के अंतिम वर्षों में इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत करता है। और आरंभिक प्रशासन के लिए उसने जो है इक्तादारी प्रथा प्रारंभ करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसने किया था इक्तादारी प्रथा प्रारंभ, तो इल्तुतमिश। और अपने साम्राज्य को उसने इक्ताओं में विभाजित करके कुलीन और योग्य व्यक्तियों को इक्तादार नियुक्त करता है और उन्हें सेवा के बदले में इक्ता दी जाती थी। और इस व्यवस्था में सामंतवाद का अंत होता है और केंद्रीकृत प्रशासन जो है मजबूत होता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो इक्तादारी प्रथा भी बहुत कारगर साबित। अच्छा, और इल्तुतमिश जो है ईरानी परंपरा को, जैसे कि मैंने आपको बताया, बार बार कह रहा हूँ, जो ईरानी परंपरा से बंदा प्रेरित लगा है। क्यों लग रहा है, क्यों ऐसा मतलब माना जा रहा है? क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी इल्तुतमिश जो है अरबी परंपराओं को भी आधार माना है एक जगह, जो अरबी परंपराओं को आधार पर जो है वो भारत में नई मुद्रा व्यवस्था को, मतलब सही जगह जहां सही चीज जहां मिलेगा उसका यूज किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। हम ये नहीं कहते हैं जो ईरानी परंपरा का ये हो, मतलब जो भी है सही है, सही काम किया है। तो अरबी परंपरा के आधार पर जो है भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू की। और उसने, आपको सवाल भी पूछा जाता है, जो तांबे का जीतल और चांदी का टक्का के नाम से जो है सिक्के कौन ढलवाए, तो भाई ये इल्तुतमिश ने ही ढलवाया था। ये यहाँ से अच्छा तो क्लीन कर देना, बेटर हो जाए, ठीक है। अरबी लिपि में इल्तुतमिश का नाम अंकित होता था सिक्कों में। सिक्का जो होता था, सिक्कों में इल्तुतमिश का नाम जो है अरबी भाषा में, सॉरी अरबी लिपि में जो है अंकित रहता था सिक्कों पर, लिपि। और इन सिक्कों द्वारा जो है व्यापार सुगम हुआ और साथ ही जो है सिक्के भारत में तुर्कों की सत्ता की मजबूती के प्रतीक भी थे। ये भी मानने वाली बात है। इल्तुतमिश जो है कुशल सेनानायक और योग प्रशासक होने के साथ जो है कला और संस्कृति का भी प्रेमी था। उसने मध्य एशिया से आने वाले कलाकारों, विद्वानों और शिल्पियों को आश्रय दिया, जिससे दिल्ली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी विकसित हुई। उसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज, नाम सुने होंगे आप स्टार्टिंग वाले क्लास में, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज रहते थे और इसने क्या लिखा था? इसने
तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी की रचना की थी, और जिससे कि सल्तनत कालीन आरंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधूरी कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाया। राजकुमार नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण उसके काल का उत्कृष्ट निर्माण था, और उसे भारत में मकबरा निर्माण प्रारंभ करवाने का श्रेय भी इसी को जाता है। मकबरा का श्रेय। अन्य इमारतों में जो है, कुछ अन्य इमारत में इसने इल्तुतमिश का मकबरा बनाया। शमसी मदरसा जैसे भव्य इमारत जो है आज भी दर्शनीय है। मतलब मैं अगर निष्कर्षतः बात करूं इनके मतलब सल्तनत में इनका कंट्रीब्यूशन का, तो इल्तुतमिश जो है नवसृजित तुर्की सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक उचित निर्णय लिए, लेकिन उसकी नीति ही उसकी मृत्यु के बाद उसके वंश के नाश का कारण बना है, और 30 वर्ष के बाद ही उसका वंश जो है समाप्त हो गया है इसके बाद। परंतु फिर भी उसने ही प्रथमतः दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रयत्न किया और नीतियां बनाई। ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत के निर्माण का जो कार्य प्रारंभ किया गया था उसे इल्तुतमिश ने ही पूरा किया, और अपने परिश्रम और उचित नीतियों द्वारा वह जो है अपने साम्राज्य को संगठित भी मतलब कर ही लिया। इल्तुतमिश को मध्यकालीन भारत का श्रेष्ठ शासक माना जाता है। एक इतिहासकार हैं आरपी त्रिपाठी। इसके अनुसार जो है भारत में मुस्लिम प्रभु सत्ता का वास्तविक श्री गणेश जो है इल्तुतमिश से होता है, ऐसा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। मतलब ये ऐसा मानता है जो भारत में मुस्लिम प्रभु सत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से होता है। अब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।